नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज बुधवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो एशियन मार्केट्स में देखा जाए एसजीएक्स निफ्टी ने कुछ ढुलमुल सी शुरुआत की है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1/4% की कमजोरी है। डाउ नास्डैक फ्यूचर्स हालांकि फ्लैट है। डाउ तो बिल्कुल ही सपाट कारोबार करता हुआ दिखा है और नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें फ्लैट टू नेगेटिव रुझान हमने यहाँ पर बनता देखा है। 25 अंकों की हल्की कमजोरी दिख रही है। लेकिन निके जापानीज मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ अच्छी शुरुआत हुई है। 300 अंक के साथ इनिशियल ट्रेड में शुरुआत देखी। अभी भी हम देख रहे हैं 250 अंकों के आसपास की स्ट्रेंथ बरकरार है। बाकी मार्केट्स में भी कोई वैसे खराब संकेत नहीं दिख रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में कच्चे तेल में देखा जाए तो कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बनते हुए देखे और सोना चांदी फिर से दायरे में फंसते दिखे हैं। तो क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बीते सत्र में, आज कहाँ नजर रखनी है, सब पर बात करेंगे। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, 2 ट्रेडिंग सेशन पीछे तो बहुत अच्छा लगा। कल का प्रदर्शन भी यूएस मार्केट्स में या यूरोप में अच्छा ही रहा है। तो आज के जो ट्रिगर्स दिख रहे हैं, क्या चिंता रखनी चाहिए? आई मीन फिंगर्स क्रॉस्ड। कुछ ऐसी खबरें तो नहीं आई हैं। हाँ। कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं है, हल्की फुल्की सुस्ती है। कल अच्छी बात है हमारे बाजार डेज हाई पर बंद हुए। डाउ फ्यूचर जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो 300 साढ़े 300 पॉइंट्स की तेजी दिखा रहे थे। उसके सामने 450 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स बंद हुए तो वहां पर भी अच्छा एक्शन दिखा। सुबह की थोड़ी सुस्ती है, बट ऐसी कोई नेगेटिव खबर या नेगेटिव डेवलपमेंट बाजार की नहीं है जिसका असर आपको आते हुए दिखे। इनफैक्ट अगर आप जापान जिसकी तेजी के बारे में आप अभी हाईलाइट कर भी रही थी उसकी बात करें तो वहां का जीडीपी डेटा अनुमान से बेहतर आया। वैसे तो 1% की कमी हुई है, 1% घटकर आया है, बट अनुमान से बेहतर है। तो इसलिए जापान के बाजार भी आपको अच्छे ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और यूएस के बाजारों में हम देख रहे हैं लगातार 2-3 दिनों से थोड़ी स्टेबिलिटी लौटती हुई दिख रही है। रेंज थोड़ी कम हो रही है, वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो रही है और एक्शन ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो कल लगभग 430 अंक उछलकर डाउ दिन की ऊंचाई पर बंद होते हुए दिखा। वहीं हमने देखा कि आईटी शेयर्स में एक बार फिर से सबसे ज्यादा एक्शन था। या तो सबसे ज्यादा गिरावट आईटी से आती है या सबसे ज्यादा रिलीफ आईटी से आता है। तो कल रिलीफ आईटी से आते हुए दिखा। 0.25% नास्डैक उछला है। सभी दिग्गज आईटी शेयर्स में खरीदारी थी। एप्पल का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। इसके साथ ही हमने देखा कि 3-4 ट्रेडिंग सेशन से नेहा जो इनका स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, ये आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। और कल भी 3% से ज्यादा की तेजी आपने रसल 2000 पे देखी। तो ब्रॉडर मार्केट से एक अच्छा पार्टिसिपेशन अमेरिकी बाजारों में बनते हुए दिख रहा है। और ये इन सब के बावजूद कि बॉन्ड यील्ड कल बढ़ी है एक्चुअली 2.9%, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 3% के करीब ये बॉन्ड यील्ड आपको आती हुई दिख रही है। बट बाजार स्टेबल रहे। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से ऑफ कोर्स बैंक शेयर्स में खरीदारी दिखी। और एक और ट्रिगर भी था बैंकिंग शेयर्स के लिए। सिटी ग्रुप के शेयर्स वॉरेन बुफे साहब ने खरीदे। इसकी वजह से 7% का उछाल कल सिटी के शेयर्स में आया। बुफे साहब ने लगभग $3 बिलियन के शेयर्स की यहां पर खरीदारी करी है। बाकी बैंक शेयर्स का भी इसका पॉजिटिव रब ऑफ आपने आते हुए देखा। कुछ डेटा भी आया और कुछ नतीजे भी आए। वॉलमार्ट के नतीजे थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे। प्रॉफिट पर हिट था क्योंकि ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन का प्रेशर आ रहा है। इसकी वजह से 11% टूटा और गाइडेंस भी इनकी कमजोर है। वहीं होम डेपो का अच्छा प्रदर्शन रहा क्योंकि गाइडेंस और नतीजे दोनों ही बेहतर रहे। रिटेल बिक्री का आंकड़ा आया और ये अमेरिका के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। लगभग 1% की बढ़त आपने अप्रैल में देखी है जो अनुमान मुताबिक था। तो ये एक अच्छी राहत बाजार ने यहां से देखी है कि अनुमान से खराब बिक्री नहीं हुई है रिटेल की। इनफैक्ट हल्की बढ़त ही होकर आई है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी 1.1% बढ़ा है जो अनुमान से बेहतर रहा। तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेटा का भी सपोर्ट बाजार को मिलते हुए दिखा। एक चीज जिस पर बाजार ने कल रिएक्ट नहीं करा क्योंकि ऑलरेडी इस पर बाजार रिएक्ट कर चुका है, वो जेरोम पावेल साहब की इन्फ्लेशन पर कमेंट्री और एक बार फिर से काफी अग्रेसिव कमेंट्री है। पिछली बार भी हमने देखा फेड पॉलिसी के समय अग्रेसिव कमेंट्री दी थी। अभी भी वो कह रहे हैं कि जब तक इन्फ्लेशन काबू में नहीं आता तब तक फेड दरें बढ़ाने के लिए नहीं हिचकिचाएगा। यानी कि इन्फ्लेशन पर हमारा पूरा फोकस बना रहेगा। जो एक न्यूट्रल लेवल माना जाता है, अगर उससे भी ज्यादा हमें रेट्स बढ़ाने पड़े इन्फ्लेशन को काबू लाने के लिए तो हम ये कदम भी उठा सकते हैं। जो इनका 2% का स्तर है इन्फ्लेशन के लिए, वहां पर नीचे लाने के लिए जब तक जितने कदम उठाने हैं वो फेड करने के लिए तैयार है। तो ये काफी अग्रेसिव स्टांस एक बार फिर से पावेल साहब ने कहा है और वो कह रहे हैं कि आशा करते हैं कि जिस तरह से ये दरें आने वाले समय में बढ़ती हैं एटलीस्ट इसका इंपैक्ट लिमिटेड रहेगा जहां तक यूएस इकोनॉमी या फिर यूएस की रोजगार स्थिति का सवाल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कमेंट्री आई है। हालांकि बाजार ने इस पर ज्यादा कल रिएक्ट नहीं किया है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी अच्छी तेजी दिखी। 1 से 1.5% तक का एक्शन बना दिखा। कच्चे तेल जो आप कह रही थी काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। 2 साल बाद नेहा हम देख रहे हैं कि
कि WTI या नाइमेक्स क्रूड के प्राइसेस ब्रेंट क्रूड से ज्यादा हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि ब्रेंट एक प्रीमियम पर ट्रेड करता है, 3 से 4% का, $3 का यूजुअली प्रीमियम डिफरेंस रहता है ब्रेंट और WTI के बीच में। बट कल हमने ये इंटरेस्टिंग चीज होती हुई देखी कि WTI के दाम अब ब्रेंट से ज्यादा हो गए हैं। अमेरिकी भंडार अनुमान से ज्यादा गिरे थे, तो वहां से एक हमने WTI में तेजी देखी है। ब्रेंट के लिए भी कुछ फैक्टर्स है वेनेजुएला को लेकर, जिसकी वजह से वहां पर कमजोरी देखी है। तो 2 साल बाद ये हुआ है, देखते हैं ये कितने समय तक लास्ट करता है। बट इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। सोने चांदी में सुस्ती है, डॉलर इंडेक्स लगातार तीसरे सेशन गिरा है, 103 के लेवल पर आ गया है। बेस मेटल्स में जो कल आप हाईलाइट भी कर रही थी, अच्छा एक्शन बना हुआ है। चलिए, तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग मूवमेंट ना सिर्फ हमने इक्विटी स्पेस में देखा, बल्कि कमोडिटी मार्केट पे भी आज दिन भर नजर बनी रहेगी। आपको बस जी बिजनेस के साथ जुड़े रहना है। बहरहाल शुक्रिया दीपांशु, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला। तो हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं कि एक जो FIIs की निकासी है वो ही थोड़ा परेशानी का कारण बनी हुई है। कैश स्पेस में कल फिर से हमने 2200 करोड़ के आसपास की बिकवाली आते हुए देखी। DIIs का हालांकि प्रदर्शन अच्छा रहा है, 2300 करोड़ के आसपास की खरीद देखने को मिली है। ऑफ कोर्स FNO स्पेस में वंस अगेन खरीदारी रेजिलियंस FIIs की तरफ से बरकरार है। ऑलमोस्ट 4200 करोड़ के आसपास की खरीद हमने बनते हुए देखी है। तो जिस प्रकार के संकेत मिलते हुए आज बुधवार की सुबह दिख रहे, जो कि खराब नहीं है, इन सब के मद्देनजर हमारे मार्केट्स में आज आपको क्या रणनीति अपनाकर चलनी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। संकेत कहीं से भी ऐसे बुरे नहीं हैं, अगर बहुत अच्छे भी नहीं है तो सर बताइए फिर निफ्टी बैंक निफ्टी आज रेंजेस हम बढ़ते हुए देखेंगे, दायरा थोड़ा सा एक्सपैंड होगा। गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए संकेत तो ठीक ही है, एक्चुअली खराब कुछ भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी हुई है, जिनकी ऊंचाइयों पर बंद हुए हैं। हमें अंदाजा था, लेकिन उसके बावजूद वैसा प्रदर्शन करना भी अपने आप में ठीक है। दूसरी बात है कि ग्लोबल मार्केट सारे अब थोड़ी थोड़ी तेजी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। हमारे यहाँ भी कल जो 16,200 के ऊपर क्लोजिंग मिली है, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। सबसे अच्छी बात है कि उससे कम से कम ये लगेगा कि अब पिछले हफ्ते जो आपने लोज देखे हैं वो आसानी से टूटने वाले हैं नहीं, तो कम से कम आपके लिए वो एक कुशन अच्छा बन जाता है। जहाँ तक अब हमारे बाजारों का सवाल है, 16,200 के ऊपर की कल की क्लोजिंग वाकई में काफी अच्छी मानी जाएगी और वो तकनीकी तौर पर भी मजबूती का संकेत दे रही है। तो 16,000, 16,075 अब ये वो रेंज है जो आज के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आपके लिए काम आती हुई दिखेगी। और ऊपरी स्तरों पर 16,350 से 16,475 की रेंज है, जहाँ तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 34,000 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छी मजबूत मानी जाएगी। और ऐसे में अब 33,800 से 34,000 ये वो रेंज है जो बैंक निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में एक बार 34,500 के पार निकलकर टिकने के बाद 34,700 से 34,900 तक की रेंज हो सकती है, जो आपको आते हुए दिख सकती है। तो अगर सुस्त शुरुआत हो, कमजोरी के साथ थोड़ी शुरुआत हो, थोड़ा नीचे मिले, तो खरीदारी के मौके बनेंगे और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा 16,400 के आसपास रुकावट दिखती है और 35,000 के आसपास रुकावट दिखती है बैंक निफ्टी में। तो उन लेवल के आसपास जब आप पहुंचे तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हुए भी चले, बट ध्यान खरीदारी की तरफ थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखाई। पॉइंट टेकन सर। सर ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि मिड वीक हम पहुंचे और रुझान अब खरीदारी की तरफ बनता दिख रहा है। लेवल्स बता देती हूं जो सर ने आज के लिए शेयर किए हैं। 16,000, 16,075 सपोर्ट रेंज का काम करेगा। मार्केट नीचे खुलता है तो आपको खरीदारी करके चलना है। 16,350, 475 ये वो बैंड होगी जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिल सकता है। बैंक निफ्टी में सिमिलरली 33,800 से 34,000 आज ये एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा। और अपर बैंड 34,700 और 34,900। सर ने जैसे कि कहा कि 35,000 के आसपास कहीं भी बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को पुश करता दिखे, कोशिश करिएगा कि वहां पर आप अपना मुनाफा वसूल करके निकल लें। चलिए, ब्रॉडर मार्केट्स में तो कुछ अच्छे खासे संकेत ही दिख रहे हैं। अब बात करते हैं खबरों के दम पर स्टॉक्स की, यानी कि स्टॉक्स इन न्यूज की अब हम बात करेंगे और इसकी पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान जरा बताइए, कल कोई मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए, अच्छे रहे, बुरे रहे, मिले जुले? दोनों है। अच्छा। अगर आप जैसे भारतीय एयरटेल की बात करेंगे तो ओवरऑल नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं, जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक ही आते हुए दिखे हैं। अगर आप आय देखेंगे तो आय लगभग 6% बढ़कर आई है। वहीं अगर आप EBITDA की बात करेंगे तो EBITDA लगभग 9% बढ़कर आया है। और अगर मार्जिन्स भी बात करेंगे तो स्टेबल साइड रहे हैं, लगभग 1% बढ़कर आया है। 49.2% था पहले, अभी 51% पर आते हुए दिखे हैं। और अगर मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा 830 करोड़ से बढ़कर लगभग 2008 करोड़
पर आता हुआ दिखा है। हालांकि ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि एक एक्सेप्शनल गेन था 906 करोड़ का। आईओसी के नतीजे देखेंगे तो हमारे अनुमान से कमजोर आते हुए दिखे हैं। अगर आप आय देखेंगे तो आय लगभग 6% बढ़ी है। अगर एबिटा देखेंगे तो एबिटा 18% बढ़कर आया है। मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स 5.9% से बढ़कर 6.5% पर आते हुए दिखे। हालांकि हमारा अनुमान 7% का था। मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा 2.7% बढ़कर लगभग 621 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हमारा अनुमान 8,900 करोड़ का था और बोर्ड ने बोनस भी डिक्लेयर कराया 1:2 का। डॉक्टर लाल पाथलैब नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं, जो हमारा अनुमान था उससे कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय अगर आप देखेंगे तो आय 13% की उछाल है। अगर एबिटा देखेंगे तो एबिटा लगभग फ्लैटिश रहा है। मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स में थोड़ा बहुत उछाल देखा गया है, 25.1% से बढ़कर लगभग 28% पर आते हुए दिखे हैं। मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा लगभग 27% गिर कर आता हुआ दिखा है और कंपनी ने फाइनल डिविडेंड भी दिया है लगभग 6 रुपये प्रति शेयर का। पीआई इंडस्ट्रीज नतीजे हमारे अनुमान के मुताबिक आते हुए दिखे हैं। अगर आप आय देखेंगे तो आय 17% बढ़कर आती हुई दिखी है। एबिटा अगर देखेंगे तो 34% बढ़कर आया है। मार्जिन्स भी तो मार्जिन्स में थोड़ी कटौती देखी गई है, 22% से घटकर 19% पर आते हुए दिखे हैं। और अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफा 14% बढ़कर आया है और 3 रुपये का डिविडेंड है। डीएलएफ नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 10% गिरी है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो लगभग 19% गिरा है। मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स हालांकि थोड़े बड़े हैं, 23.75 से बढ़कर 26.5% पर आते हुए दिखे हैं। वहीं अगर मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफे में भी कटौती देखी गई है लगभग 16% की। ईआईडी पेरी नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। आय जो है लगभग 46% बढ़कर आई है। अगर आप एबिटा की बात करेंगे तो एबिटा लगभग 128% बढ़कर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर मार्जिन्स की बात करेंगे तो मार्जिन्स भी 7% से बढ़कर लगभग 10.9% पर आते हुए दिखे हैं। वहीं अगर कंपनी जो है वो लॉस था पहले 6 करोड़ का, 303 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है। मैंगलोर केमिकल की बात करेंगे नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं। अगर आप आय देखेंगे आय लगभग 20% बढ़कर आई है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो एबिटा में लगभग 48% का कट देखा गया और अगर मुनाफा देखेंगे तो मुनाफे में भी 76% का कट देखा गया है। और अंत में मिंडा कॉर्प नतीजे काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं। आय जो है लगभग 19% बढ़ी है, पर अगर आप एबिटा देखेंगे तो 47 करोड़ से बढ़कर लगभग 108 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर मार्जिन्स की बात करेंगे तो मार्जिन्स भी 6% से बढ़कर 11.4% पर आते हुए दिखे हैं। और अगर मुनाफा देखेंगे तो मुनाफा लगभग 13 करोड़ से बढ़कर 75 करोड़ पर आता हुआ दिखा है और कंपनी ने 7 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। अरमान, ये तो आपने बता दिया कि कल के नंबर्स कैसे रहे, जो कि मिक्स सेट रहे हैं, दे हैव बीन मिक्स बैक। आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, कोई अहम इवेंट, एंड ऑफ कोर्स ये भी बताइए कि खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखे। बिल्कुल, सबसे पहले निफ्टी में आप आईटीसी के नतीजे आएंगे। अगर आप एफएनओ की बात करेंगे तो वहाँ पे ग्रेन्यूल्स इंडिया है, आईजीएल है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, मनापुरम फाइनेंस है, लुपिन, पिडिलाइट और एबी फैशन है। आईपीओ अपडेट्स जिसमें इथॉस का आज आईपीओ खुलेगा, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजर्स का आज शेयर अलॉटमेंट है और आरबीआई की एमपीसी की मिनट्स भी है। अब आईपीओ अपडेट्स देखे जाएं, जो ओवरऑल अपडेट्स हैं उसमें पारादीप फोस्पेट्स लगभग 29% भरा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 57% भरा है और अगर आप एनआईआई देखेंगे तो वो 7% बढ़ा है। इथॉस लिमिटेड जैसा कि मैंने बताया आज से खुलेगा आईपीओ और 18 से 20 मई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 836 से 878 का और कंपनी ने एंकर निवेशकों के जरिए 142 करोड़ नो एंकर निवेशकों के जरिए जुटाए हैं, जिसमें नाम है जैसे आईसीसीआई प्रू, जुपिटर इंडिया। उसके साथ साथ टाटा मोटर्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर मामले में बेस्ट को अदालत में चुनौती दी है। आपको मैं अगर ये बता दूं कि बेस्ट ने 1400 इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर को खारिज कर दिया था, उसके खिलाफ उन्होंने करी है और अगली जो सुनवाई होनी है वो 23 मई को होनी है। जाइडस लाइफ साइंसेज पर ध्यान रखिएगा, जिसमें 20 मई को बोर्ड बैठक पर बायबैक पर विचार किया जाएगा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें 1100 के भाव पर लगभग 14.5 लाख शेयर्स के बायबैक को मंजूरी दे दी है, जो कि मौजूदा भाव से लगभग 29% के प्रीमियम पर है और 160 करोड़ का होगा ये बायबैक टेंडर रूट के जरिए। अंत में टेक्सटाइल स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कपड़ा मंत्री जो है उन्होंने चेतावनी दी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने दाम नहीं घटाए तो जो एक्सपोर्ट के जो इंसेंटिव्स हैं और उन पर अच्छी खासी सख्ती की जा सकती है। अगर मैं आपको बता दूं कि दाम नहीं घटाने पर कॉटन या यार्न एक्सपोर्ट पर रोक भी लगाई जा सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मतलब गेहूं के बाद अब कमोडिटी स्पेस में कॉटन को लेके अब दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसका असर हम ऑफ कोर्स टेक्सटाइल सेक्टर में आज पड़ता हुआ देखेंगे। शुक्रिया अरमान हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि खबरों के दम पर किन किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करते हैं। चॉइस ब्रोकिंग की जो पहली रिकमेंडेशन है वो गो फैशन इंडिया खरीदने की है।
1086 के पास हमने इसकी क्लोजिंग देखी थी। आज के लिए खरीदारी की रिकमेंडेशन 1160 का टारगेट और स्टॉप लॉस 1045 का लगाना है। आन राठी सिक्योरिटीज टाइटन खरीदने की रिकमेंडेशन है 2280 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस लगाइए 2100 का। सेंट्रम ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन आज कोटक बैंक में खरीदारी करने की है। कल हमने इसमें क्लोजिंग 1840 के पास बनते हुए देखी, खरीदारी करके चले 1880 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 1820 का लगाना है। और अंत में यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहां पर भी इनकी तरफ से खरीदारी की रिकमेंडेशन है 851 के टारगेट के लिए। स्ट्रैटेजी में आपको 824 का स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज के मार्केट के लिए आपको क्या रणनीति अपनाकर चलनी है। एक्सपर्ट्स किन स्टॉक्स में आपको दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं, और बात करने के लिए हमारे साथ जानी मानी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जी जुड़ चुके हैं। सिमी जी, गुड मॉर्निंग। मूड मिजाज तो ठीक ही लग रहा है, कल भी स्ट्रेंथ रही, लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन हमने अच्छा मूड देखा है हमारे मार्केट्स का, आज कहाँ नजर रहेगी? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। सचमुच लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से जितना बढ़िया रिकवरी देखने को मिला है, थोड़ा सा रिलीफ तो आया ही है और मुझे लगता है कि आज भी मेंटेन हो सकता है। मैं दोनों लेवल्स दे रही हूँ दोनों इंडाइसेस के लिए, तो वो लेवल फॉलो करना पड़ेगा। रहा सवाल निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि 16,200 का लेवल काफी क्रिटिकल होगा और जब तक निफ्टी 16,200 के ऊपर है तब तक खरीद कर चलने का ही सलाह मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्टी में अभी भी मोमेंटम है, क्योंकि थोड़ा बहुत और शॉर्ट कवरिंग अभी भी देखने को मिलना चाहिए। 16,450 से 16,500 तक रैली जा सकता है अगर 16,200 का लेवल नेहा निफ्टी होल्ड कर पाता है तो, और 16,150 के नीचे ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। यहाँ सवाल बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी 34,000 के ऊपर आके कन्विंसिंगली क्लोज कर पाया और जब तक 34,000 का लेवल होल्ड होता है डीप में खरीदारी करने का ही सलाह होगा। 33,950 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। इनिशियली मुझे लगता है कि 34,550 से 34,650 के बीच में एक थोड़ा सा हडल है। जब ये इंडेक्स इस रेंज को पार करेगा तब 35,000 तक भी रैली एक्सटेंडेड हो सकता है। तो ओवरऑल 35,000 तक बैंक निफ्टी और निफ्टी 16,500 तक जाने का पूरा उम्मीद है, तो डीप में खरीदारी करने का ही सलाह होगा। एकदम स्ट्रेंथ का लग रहा है दोनों इंडाइसेस में, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मैम आपको कहां दिख रहा है, कहां पैसे लगाएं? स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं मार्केट का दिग्गज के बारे में ही बात करूंगी। कल बहुत अच्छा रैली देखने को मिला था रिलायंस में, तो रिलायंस 2500 के ऊपर 2520 के ऊपर आके बंद किया था। तो रिलायंस जब तक 2500 के ऊपर है तब तक डीप में खरीदारी करने का सलाह होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि रिलायंस अभी ये रैली लीड करेगा। 2560 होगा पहला टारगेट, 2580 होगा दूसरा टारगेट। रिलायंस को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 2500 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस को खरीदेंगे। और दूसरा, कल मेटल इंडेक्स में बहुत अच्छा शानदार रिकवरी देखने को मिला था, लीड किया था हिंडाल्को ने। सबसे पहले हिंडाल्को में ही मूवमेंट आया था, तो हिंडाल्को में आज भी मैं खरीदारी करने का सलाह दे रही हूँ। 420 का स्टॉप लॉस के साथ अगर फ्लैटिश ओपनिंग होता है, बहुत वीकनेस के साथ ओपन हो जाएगा तो अवॉइड करेंगे, नहीं तो फ्लैटिश ओपनिंग होगा। करीब 628 के आसपास कल बंद हुआ था हिंडाल्को, तो उसी के आसपास अगर क्लोजिंग होता है या 25-26 के आसपास ओपनिंग होता है तो खरीदने का सलाह होगा 420 का स्टॉप लॉस के साथ। 445 का पहला टारगेट, 460 का दूसरा टारगेट के लिए हिंडाल्को को खरीद कर चलने का सलाह होगा। और दोनों जो स्टॉक मैंने अभी रिकमेंड किया है, दोनों में मेरा निजी निवेश है, तो इसलिए मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है। पॉइंट टेकन सिमी जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो धमाकेदार रणनीति साझा करने के लिए। अब बारी आती है कमोडिटी बाजार की, यहाँ पर भी रणनीति समझ लेते हैं और बात करने के लिए आनंद राठी के जिगर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिगर, सोने चांदी से शुरुआत करेंगे, फिर से ये दोनों कमोडिटीज दायरे में फंस गई हैं, आज कैसे मौके देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग नेहा। मुझे लग रहा है कि सोने को आज थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। सिल्वर मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत यहाँ पे रिबाउंड और कर सकता है। हमने पिछले 2-3 दिनों में एक अच्छा सा बाउंस देखा था यहाँ पे, एंड डिमांड रिकवरी चाइना से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली शायद लॉकडाउन यहाँ पे लिफ्ट किया जाए। मुझे लग रहा है सिल्वर वन शुड गो लॉन्ग। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड 61,100, 60,900 स्टॉप लॉस एंड 61,500 शुड बी टारगेट। अगर लॉकडाउन वाली थ्योरी लेके चलते हैं तब तो फिर बेस मेटल्स में भी आप बुलिश ही होंगे? यस, वेरी ट्रू। कल के मार्केट में हमने बेस मेटल्स में भी रैली देखी थी। डॉलर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पे देखा गया था, एंड एज यू वेरी करेक्टली सेड, चाइनीज डिमांड रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस भी है। कॉपर एंड जिंक आई एम बुलिश। आई विल गो विद कॉपर। कॉपर में वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 766, 763 स्टॉप लॉस, 772 इज टारगेट।
ओके जिगर, कल बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन हमने ब्रेंट और WTI के बीच में देखा। खैर बॉटम लाइन यही है कि अभी भी हम देख रहे हैं सपोर्ट्स तो मिला ही हुआ है, खासतौर से US क्रूड को। आज क्या किया जाए? तो एक ही नेगेटिव न्यूज है यहाँ पे कि शायद US वेनेजुएला पे जो भी सैंक्शंस लगा है वो शायद लिफ्ट कर सकता है, तो नए सप्लाईज मार्केट में आ सकता है। बट एज आई एम सेइंग कि चाइनीज डिमांड रिकवरी की यहाँ पे गुंजाइश ज्यादा है। सो मुझे लग रहा है इवन आज सुबह जो API की इन्वेंटरीज पे आई थी, दैट इज ऑल्सो बुलिश सपोर्टिंग प्राइसेस। सो आई एम बुलिश ऑन क्रूड ऑयल प्राइसेस। मे कॉन्ट्रैक्ट वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 8860, 8800 is a stop loss and 8900 or 9000 is target. पॉइंट टेकन जिगर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि बुलियन, एनर्जी, मेटल स्पेस में आज कहां है कमाई के मौके। आइए बात करते हैं FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देखते हैं किन स्टॉक्स पर FII ब्रोकरेज ने दर्ज किए FIR। तो शुरुआत हम करेंगे भारतीय एयरटेल से, क्योंकि यहां पर ब्रोकरेजेस के आज काफी रिकमेंडेशंस हैं। नोमुरा बाय की पोजीशन बरकरार रखने की सलाह है, टारगेट 855 का है। JP मॉर्गन इन्होंने ओवरवेट स्टैंस बरकरार रखा है, 900 का टारगेट। क्रेडिट स्विस इन्होंने भी आउट परफॉर्म का अपना स्टैंस बरकरार रखा है और 900 का ही टारगेट सुझाया है। जेफरीज की अगर बात करें तो भारतीय एयरटेल पर खरीद की उनकी रिकमेंडेशन बरकरार है, टारगेट इनफैक्ट बढ़ाया है 20 रुपए से 880 कर दिया है। सिटी इन्होंने अपनी बाई की पोजीशन बरकरार रखी है और 875 का टारगेट दिया है। मैक्वेरी इन्होंने आउट परफॉर्म का आउटलुक बरकरार रखा है 846 के टारगेट के साथ, और CLSA इन्होंने भी खरीदारी की ही रिकमेंडेशन बरकरार रखी है और 953 का यहां टारगेट दिया है। IOC पर ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन क्रेडिट स्विस से करेंगे शुरुआत। इनकी तरफ से न्यूट्रल स्टैंस बरकरार है 146 के टारगेट के लिए। जेफरीज ने होल्ड करने की सलाह दी 115 के टारगेट के लिए। JP मॉर्गन ओवरवेट का स्टैंस बरकरार है IOC पर, टारगेट 163 का है। सिटी की रिकमेंडेशन अब डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में, जिसके नतीजे हाल फिलहाल में आए हैं, बाय पोजीशन बरकरार रखने की सलाह, 3460 का टारगेट। मॉर्गन स्टैनली की DLF पर ओवरवेट स्टैंस बरकरार है, टारगेट 470 का दिया है। वहीं बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार है, टारगेट थोड़ा सा रिड्यूस के 1050 कर दिया है। लार्सन एंड टूब्रो LNT नोमुरा की बाय करने की रिकमेंडेशन बरकरार है, टारगेट थोड़ा काटा है, 1995 किया है। और अंत में अपोलो टायर्स पर नोमुरा की खरीद की जो रिकमेंडेशन है बरकरार है और टारगेट उन्होंने यहां सुझाया है 262 का।